है दिवाली स्पेशल और हम बात करेंगे संवत 2080 की। 2079 संवत जो इक्विटी मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा। निफ्टी ने 20,000 का आंकड़ा पार किया और सेंसेक्स 67,900 का आंकड़ा पार किया। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात ही कुछ और रही। मिड कैप इंडेक्स ने 30% के आसपास के रिटर्न्स दिए, स्मॉल कैप शेयरों ने करीबन 35% के आसपास के रिटर्न दिए। तो ओवरऑल मार्केट्स काफ़ी अच्छे रहे। संवत 2080 कैसा रह सकता है, किन सेक्टर्स पे आपको रखनी होगी नज़र, किन शेयरों में अच्छा रुझान रह सकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, मिस्टर क्षितिज महाजन, को फाउंडर कंप्लीट सर्कल कैपिटल के, एंड मिस्टर रजत शर्मा, फाउंडर CEO सना सिक्योरिटीज़ के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मेरे कलीग विवेक मित्तल भी है, जो रिसर्च के हेड है जागरण बिजनेस के। विवेक, आपका भी स्वागत है। थैंक यू मैम। पहले हम जानते हैं कि संवत 2079 कैसा रहा बाजारों के लिए। तो अगर हम पिछली दिवाली से लेकर अब तक के इंडेक्स रिटर्न्स पर नजर डालें तो निफ्टी ने पिछली दिवाली से लेकर अब तक 7.3% का रिटर्न दिया है। वहीं मिड कैप की बात करें तो करीब 30% तक के रिटर्न्स देखने को मिले हैं और स्मॉल कैप में करीब 35% तक के रिटर्न्स नजर आए हैं। चलिए अब एक बार नजर डालते हैं पिछली दिवाली से लेकर अब तक के सेक्टोरल रिटर्न्स पर। शुरुआत करते हैं ऑटो सेक्टर से। तो लगभग एक साल में ऑटो सेक्टर ने करीब 22% का रिटर्न दिया है। बैंकिंग सेक्टर ने करीब 6%, IT सेक्टर ने 8%, PSU बैंक्स ने 42% और फार्मा सेक्टर ने 13%। FMCG ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए 17% का रिटर्न दिया है। मेटल सेक्टर ने करीब 4%, रियल्टी सेक्टर ने करीब 47% और मीडिया सेक्टर ने करीब 9% का रिटर्न पिछली दिवाली से लेकर अब तक दिया है। चलिए, ये तो हो गए पिछली दिवाली से लेकर अब तक के रिटर्न्स, लेकिन अब इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, किन सेक्टर्स पर रखना है नजर, जानिए इस दिवाली शो पर। चलिए अब जानते हैं अपने मेहमानों से कि संवत 2080 कैसा रह सकता है। पहला मेरा सवाल क्षितिज से होगा। क्षितिज, 2079 इट वाज गुड फॉर द मार्केट्स। ग्लोबल टर्मोइल के बीच में हमारे बाजार ने काफ़ी रेजिलियंस दिखाई। आपके हिसाब से बाजार कैसे रहे और आपका अनुभव कैसा रहा 2079 में? धन्यवाद गीतू, विवेक, एंड अगेन रजत आए हैं इस शो पे। ऑलवेज गुड टू बी विद हिम ऑन दिस शो। लास्ट ईयर अगर बात करेंगे ना, एक चीज़ तो बहुत क्लियर कट आई कि हमारी डिपेंडेंसी जो फॉरेन फ्लोज पे है वो दिन बर दिन कम होगी। एंड इसका श्रेय पूरा का पूरा रिटेल इन्वेस्टर्स को जाता है जो हमारे शो देख भी रहे हैं। मैं मानता हूँ कि जिस तरह से चाहे वो सिप बुक है, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटीज़ के लिए जो आपके डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, हम अब ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहे हैं, पर उसके पीछे जो एफर्ट्स रहे हैं, चाहे आपके शोज़ के रहे हैं या बाकी मीडिया चैनल्स के रहे हैं, या स्पीकर जो बार बार जाके बात करते हैं कि दैट एसेट क्लास इक्विटी है, जो एक्सपेंडिंग एसेट क्लास है, एक लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देता है, उससे कहीं ना कहीं वो कल्ट इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया में। इवन मैं भी सरप्राइज़ होता था जब मैं अपने कई फेलो कोलीग से बात करता था कि दैट इस कंट्री में 16 करोड़ लोग जो हैं वो ड्रीम IPL पे हैं, 11 करोड़ लोग बिटकॉइन लेके बैठे हैं। तो ऐसे कैसे होता है कि डीमैट अकाउंट सिर्फ 3-4 करोड़ ही हैं, ये कैसे हो सकता है? पर अब यूनिक डीमैट अकाउंट आज 8 करोड़ है। अभी भी जो बाकी जो रिस्की बेट्स हैं उससे बहुत कम है, पर यूनिक म्यूचुअल फंड 4 करोड़ क्रॉस कर गए हैं। तो वो एक अच्छा ट्रेंड है जो सेट हुआ पिछले साल। और मार्केट के जो फॉल जो हमने 2022 में देखा, जो हमें, अगर आप फाइनेंशियल ईयर की बात करें, हम दिवाली से दिवाली की बात करें तो वो इनिशियल फॉल हो चुका था, पर अगर उससे पहले की बात करें तो काफ़ी हद तक रिटेल इन्वेस्टर ने रेजिलियंस दिखाई। और जो सिप अमाउंट उनका उन पीरियड्स में गया जब मार्केट गिरी थी, उससे बहुत बेनिफिट होकर सामने भी आया। तो मुझे लगा थोड़ा सा मार्केट्स में क्लाइंट थोड़े से इवॉल्व हुए हैं। एज ए नेशन हम थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं। तो पैनिक जो होता था वो बहुत मेजर होता था। तीसरा, जब FIs ने इतनी भारी सेलिंग करी, उसके बावजूद आपने उनको इजीली एग्जिट दिया। सिंपल वे में बताऊं तो 16-17% ही मार्केट गिरी लास्ट ईयर, उससे ज़्यादा नहीं गिरी। तो एक क्लियर मैसेज ये भी किया कि इंडिया में थोड़ा डेप्थ इंक्रीज हो रहा है, IPOs बहुत आ रहे हैं, स्टार्टअप कल्चर जो है वो बढ़ रहा है, जो इवेंचुअली IPO के थ्रू लिस्ट करेगा, तो उससे मार्केट की ब्रेड्थ भी आपकी बढ़ती है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है इक्विटी का कल्ट इंक्रीज हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 80s में US 4 से 44% गया है, आज तक की बात ना करूँ तो हम भी 4% में ही हैं, और वो वहाँ से बहुत स्टेप अप कर सकती है इक्विटी मार्केट्स। सो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ जिस तरह से 79 गया है।
एंड इसका श्रेय मैं अगेन रिटेल इन्वेस्टर्स को और आप जैसे शोज़ को दूंगा जिन्होंने पूरा ये पॉजिटिविटी रखी है इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लेके। अब मुझे लगता है कि दैट आने वाला टाइम इक्विटीज़ के लिए, इंडिया के कंपनीज़ के लिए अच्छा रहने वाला है और यही मेरा सबमिशन है। रजत, अगर कॉर्पोरेट इंडिया की बात करें तो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, शानदार नतीजों के बीच में विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है अगले 3 से 4 साल के लिए। लेकिन अगर हम जब विजिबिलिटी की बात करते हैं साथ में ये भी कहते हैं कि हमारे मार्केट्स एक्सपेंसिव है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? नहीं, मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता और उसका रीज़न है, मुझे अच्छे से याद है। आज से 1 साल पहले मैं इसी शो पे आया था, मैं विवेक से बात कर रहा था और उस टाइम मैंने कहा था मुझे ये मार्केट्स बहुत ज़्यादा महंगी नहीं लगती। उस टाइम ये मार्केट्स अराउंड अभी जहां ऐसे थोड़ी ऊपर ट्रेड कर रही थी, थोड़ी जो नीचे आई हैं, हालांकि मार्केट्स को अगर आप देखो 6.5-7% बढ़ी पिछले 1 साल में, पिछली दिवाली से अब तक, लेकिन जो वैल्यूएशन है मार्केट का वो कम हुआ है क्योंकि अर्निंग्स जैसा आपके बहुत अच्छे से ग्रो करी है। तो मैं काफ़ी रिटेल में भी क्लाइंट्स को समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जो शेयर 100 रुपए पे महंगा था वो आज 150 पे सस्ता है, बिकॉज उसकी अर्निंग्स इंप्रूव हो गई और वो अभी भी रिटेल उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकला कि नहीं 100 पे हमने नहीं लिया तो 150 पे कैसे ले सकते हैं। अब उसकी कमाई बढ़ गई। तो अगर आप देखें इस साल जैसा आपने कहा अर्निंग्स इंप्रूव हो गई, आज हम ट्रेलिंग बेसिस पे प्राइस अर्निंग्स पे अराउंड 20.4 पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि हेल्दी वैल्यूएशन, महंगा बिल्कुल किसी लिहाज से नहीं है। काफी लोग कहेंगे वो अप्रैल 2021 में कंसोलिडेटेड नंबर्स यूज करने शुरू किए तो उसकी वजह से, मैं उसको भी फैक्टर इन कर चुका। अगर उसको आप हटा दें तो 20% करेक्शन हुई थी, 42 से 33 आ गया था उस टाइम, तो अगर उसको 20% बढ़ा भी दे तो भी पुराने नंबर के हिसाब से हम 24 पे ट्रेड कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू गेट टू टेक्निकल, बट 24 पे भी मार्केट कोई बहुत महंगा नहीं है। दूसरी चीज, जैसा भी क्षितिज कह रहे थे, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट्स एक सिक्लिकल टर्न में तो हैं ही, और ये जो वैल्यूएशन का नंबर है कि महंगे हमारे बाजार, अगले 10 से 20 साल हमारे बाजार महंगे ही रहने वाले हैं। जिस हिसाब से हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल रहा है, जिस हिसाब से एक्विटी कल्ट बढ़ रहा है, जिस हिसाब से पैसा आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि आप वही पुराने दिमाग से समझ सकते हैं कि 20 के करीब 21 के करीब महंगी हो गई मार्केट, तो 17-16 पे सस्ती हो गई। अब तो मुझे नहीं लगता कभी 12-13 जैसे पहला हम देख चुके हैं वो कभी होने वाला है। एंड यू नो बिफोर है कॉर्पोरेट अर्निंग्स में आने से पहले क्षितिज बहुत मॉडेस्ट है, इसने सिर्फ आपको बोला कि आप जैसे एंकर और शो जो क्षितिज हिमसेल्फ ये बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं। इनकी बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें बताते हैं कि आप इन्वेस्टेड रहें। SIPs की ये बात कर रहे थे, आज से 7 साल पहले 2016 के अक्टूबर में, आई थिंक मैं कल परसों ही पढ़ रहा था, SIPs का इनफ्लो मार्केट में 3100 करोड़ था, अक्टूबर 2016। अभी जो अक्टूबर बंद हुआ है इसका 16,100 करोड़ है। तो 7 साल में 3,000 करोड़ मंथली हर महीने जो SIP में लगता था वो अब 16,400 करोड़ के 16,100 करोड़ ऐसे कुछ 16 के ऊपर है। और अच्छी चीज यही है जो क्षितिज कह रहे थे, बिकॉज इतने सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स आ गए, रिटेल खुद इतना समझदार हो गया, जो काम कर रहे हैं एडवाइजर्स जाके उनको समझा रहे हैं। 2-3 बार टर्मोइल हुआ, 2-3 बार मार्केट्स गिरी, लोगों को ऐसा लगता था इंडियन रिटेल अब छोड़ के भाग जाएगा, जो पहले देखा मार्केट थोड़ी गिरती है वो भाग जाते हैं और बहुत तेज उसके बाद गिरावट होती है, वो नहीं हुआ। तो FIs का पैसा आना जब बंद भी हुआ तो भी ये जो, मैं डीमैट अकाउंट तो खुले ही है, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय इसका जो जाता है वो जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिन्होंने टर्मोइल देखने के बाद भी, बीच में 10-10, 8-8% गिरने के बाद भी SIP बुक बढ़ी, गिरी नहीं उसके आगे। तो जो इन्वेस्टर है वो भी जो लंबे टाइम के लिए आ रहा है उसको पता है अगर मैं लंबे टाइम SIP करता रहा हूं तो 6-7% बैंक FD से तो मैं दुगना कमा लूंगा, 10-12%। और वो समझ में आ रहा है लोगों को कि ये मैं अगर, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने बोला मिड कैप इंडेक्स 30% का रिटर्न दिया, अभी मैं देखता हूँ जो लोग खुद थोड़ा बहुत स्टॉक्स खरीदते हैं वगैरह, वो अभी भी मिड कैप से भागे अभी, क्योंकि मिड कैप बहुत जल्दी से 6-7% गिरा जी। वो अगर कोई 1 साल नहीं इन्वेस्टेड रहेगा, 2 साल 3 साल नहीं रहेगा, आएगा कि बढ़ रहा है मैं भी लेता हूँ, और 6-7% गिरेगा, उसमें छोटे कैप, छोटे स्मॉल मिड कैप तो 20-20% गिर जाते हैं, तो एकदम से भाग जाएगा वो। तो इसका सबसे अच्छा तरीका मैं तो बोलता हूँ काफी रिटेल को, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इन्वेस्टमेंट स्किल की कम होती है। वो तो कोई भी बता देगा उनको कि आप ये स्टॉक खरीद लो, ये अच्छा है, ये उनकी साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। इसलिए अगर वो म्यूचुअल फंड के रूट से आएंगे, SIP के रूट से आएंगे, चांसेस आर उनका लंबी अवधि में बहुत अच्छा पैसा बनेगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स यस आई थिंक काफी अच्छे से इंप्रूव हुई है, और मेरा मानना है आगे आने वाले टाइम में भी कुछ सेक्टर्स हैं जिनकी हम अभी बात करेंगे, आई एम श्योर, जो जिन पे मैं काफी पॉजिटिव हूँ। कुछ सेक्टर्स हैं जिनसे अभी भी मुझे लगता है थोड़ा दूर रहना चाहिए, बट मैं हर साल बोलता हूँ इस दिवाली से अगली दिवाली अगर ये नजरिया रख के आप आ रहे हैं तो चांसेस आर आपका पैसा बनेगा। अगर 1 साल के लिए भी आ रहे हैं, अगर आप
3, 4, 5 साल ये नजरिया रख के आ रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा लगाऊंगा, सब कुछ लगा के एक साल में क्या बनना है वो नहीं निकालना, थोड़ा थोड़ा लगाऊंगा और लगाता रहूंगा और 5-7 साल बाद देखते हैं क्या होगा। 5 साल बाद मुझको आप मिलिएगा, बहुत अच्छा पैसा बना हुआ होगा। But India is to command premium, right? इंडिया विल कमांड प्रीमियम, कोई इसमें डाउट नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं चाइना से बिजनेस इंडिया में आ रहा है, इट्स अ ब्राइट स्पॉट राइट नाउ। इंडियन इकोनॉमीज आर ग्रोइंग, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज ग्रोइंग, IT सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल, तो ऑल सिलेंडर्स फायरिंग, आई थिंक बिल्कुल ब्राइट स्पॉट रहेगा। बिल्कुल, चाइना के मार्केट ने रिटर्न भी नहीं दिया। मैं पिछले एक साल का देख रहा था, उनका -1 2014 से आज तक हैंगसेंग वही है जहाँ वही है, और शंघाई भी, आई मीन पिछले 3 साल का रिटर्न देख रहा था, शंघाई ने 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया, और हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन क्षितिज भाई, FIs का फ्लो क्यों नहीं आ रहा है इंडिया में? मतलब हम लोगों को अट्रैक्टिव लगता है इंडियन मार्केट, रिटेल निवेशक को लगता है इस बार, मतलब रिटेल निवेशक ज़्यादा एजुकेटेड हो गया है और FIs थोड़े कम, मतलब माइक्रो फ्रंट पर नहीं देख पा रहे हैं इंडिया को। विपिन भाई, आप समझिए FI इंडिया में या किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी में आता क्यों है, उसका तर्क समझिए। कुछ FIs तो उनका टारगेट क्या है, कईयों का तो टारगेट 3 या 4% ही होता है रिटर्न बनाना, कईयों का सिर्फ रिटर्न प्रिजर्व करने का है, कईयों का होता है 8 या 10%। जब FI इंडिया में आता है वो करेंसी हेज करके आता है, और उस इक्वेशन में कुछ कॉस्ट लगती है। जब जीरो कॉस्ट पे जब आ रहा था 2020 में, बिल्कुल, तो उसका सिर्फ हेजिंग कॉस्ट लग रहा था जो 4-4.5% लग रहा था, राइट, लाइबर प्लस 3-4% का रेट होता है आपका। आज उसका बोरिंग कॉस्ट अगर वो US में बोरो करके इंडिया में आता है तो वो 5.5-6% है। दूसरा, अगर वो इंडिया में आ भी रहा है और 14-15% लेट्स से डॉलर रिटर्न कमा भी रहा है, जिसमें करेंसी रिस्क नहीं भी है, अगर 0% कॉस्ट पे आ रहा है तो, पर आज अगर वो US ट्रेजरी में ले लेता है जो 5% की यील्ड पे है, और उसका जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन कोई 10 के आसपास है, 10 साल 6 के आसपास है, तो 1% भी रेट कट अगर होता है तो 10% तो डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न वैसे ही बन जाएगा, जो वर्ल्ड का सेफेस्ट एसेट काउंट होता है। तो FI नॉट ओनली इंडिया, काफ़ी इमर्जिंग इकोनॉमी से मार्केट से बाहर जा रहा है। हैविंग सेड दैट, जिस महीने आपका नेट इनफ्लो 4.5 से 5 बिलियन से ज़्यादा होगा, वो महीना नेगेटिव बंद होगा। रजत ने बहुत ब्यूटीफुली सिप का बताया, 2 बिलियन मैं इसे US डॉलर में बता रहा हूँ, सिप आपकी आती है, 1 से 1.5 बिलियन आपका EPFO और बाकी पैसा आता है, बाकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन तो बाकी डाल के कोई 4-4.5 बिलियन की हमारी डोमेस्टिक बाइंग आती है कमोड में, जिसमें एक कैटेगरी ऑफ फंड है बैलेंस एडवांटेज फंड। जब इक्विटी ऊपर नीचे होता है, अगर मार्केट गिरता है तो वो डेट में से उठा के 1.5 लाख करोड़ की बास्केट है वो इक्विटी में डालता रहता है। तो अभी लास्ट टू लास्ट वीक एक दिन में 7700 करोड़ का सेलिंग आया FI का, बिल्कुल, उस दिन 6,500 करोड़ का डोमेस्टिक बाइंग आ गया। अगर वो नहीं आया होता, आप समझिए क्या होता। दूसरा, 2 तारीख से 10 तारीख के बीच में इनिशियल फर्स्ट 10 डेज में आप हैवी सेलिंग ले पाते हैं, क्योंकि सिप की ज़्यादातर पहली जो मेजर इंस्टॉलमेंट 70% इट गोज इन फ्रॉम 2nd to 10th, तो वो आपका मान लो अगर 16,000 करोड़ है तो 10-11 हज़ार करोड़ तभी बाइंग आती है कम बोर्ड पे, क्योंकि आप हर इंसान को लगता है मेरी सैलरी आई है पहले सिप चला जाए। सो ये रीज़न है जहाँ पे FIs टू सम एक्सटेंट दे आर एग्जिटिंग। पर यही FIs जो बता रहे हैं वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, अगर आज 20.5 की ट्रेलिंग पे है, यही FIs 23 की ट्रेलिंग में वापस भी आएंगे आपके पास, क्योंकि इतनी पॉजिटिव मार्केट, क्वालिटी कम्स एट प्राइस। आई थिंक रजत हैज पुट इट ब्यूटीफुली, हमारी मार्केट एक्सपेंसिव रहने वाली है, क्योंकि आज की डेट में हम वही हाल हमारा जो नेस्ले का, लीवर्स का पिछले 10 साल से रहा है, वो हमेशा 50-60 की पी पे ही रहे हैं। जब इंडियन मार्केट 15 की थी, 18 की थी, 20 की थी, वो उसी पी को कमांड करते रहे। तो आज अगर कोई कंट्री है जहाँ पे वो स्कोप है ग्रोथ का, जहाँ पे नॉट लाइक चाइना कि कल को कोई क्वेश्चन मार्क लगता है, देन यू सी द गुड प्रमोटर्स नॉट इवन विजिबल इन मीडिया आफ्टर फॉर लॉन्ग। सो ऐसा नहीं है, तो वो आपको एक यही कंट्री है जहाँ पे वो स्कोप बैठता है। सो एंड आई थिंक नॉमिनल GDP अगर हम 11-12% की बात कर रहे हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट कैपिटल मार्केट्स इन अ ब्रॉडर वे, अगर आप ठीक से मैनेज करें, आपको 14-15% कंपाउंडिंग दे सकती है। जी रजत भाई, इस बार इलेक्शन ईयर भी है, आप गवर्नमेंट के ये जो 2 काल रहे हैं, 14 to 19 और 19 to अब 23 हम चल रहे हैं, 24 आ ही जाएगा, इसमें से कौन से वाले काल को ज़्यादा अच्छा बोलेंगे कि लाइक फर्स्ट मुझे लगा विवेक पूछने वाला है इलेक्शन ईयर है, ये जो 2 हैं इनमें से आप किनको वोट देना चाहोगे? नहीं नो सर, इट्स क्वाइट पर्सनल। नहीं, आई थिंक दोनों ही काफ़ी इकोनॉमी के लिहाज से तो दोनों ही बहुत अच्छे रहे। 2014 से 19 तक का अगर आप टाइम देखें तो उस टाइम पे काफ़ी बूस्ट था ऑन एक्सपैंडिंग द पाई, नए नए बिजनेसेस को इंडिया में लाने की कोशिश की। अब काफ़ी हद तक तो बिजनेसेस इस्टेब्लिश हो चुके हैं। मैं कल ही का अखबार पढ़ रहा था एंड उसमें मैं देख रहा था, अब तो जैसे
सेक्टर्स की अगर बात करें तो मैं तो उन सेक्टर्स पे बहुत बुलिश हूँ जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर करके बाहर भेज रहे हैं सामान। कल ही मैं पढ़ रहा था डिक्सन टेक्नोलॉजीज, हैवेल्स एयर कंडीशनर्स बना रहा है, सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है, जो शुरू से ही हो रहा है, लेकिन अब एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। टाटा इलेक्ट्रिक जो कि अभी लिस्टेड नहीं है, इट्स ऑल अंडर टाटा सन्स, उनका कितना 13-14% आईफोन अब इंडिया में बन रहे हैं जो अब बाहर जाना शुरू हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग इज टेकिंग, और ये सारा पिछले 3-4 साल में हुआ है, ये 2019 इसीलिए मैंने बोला कि आपको पार्ट 2 ज्यादा अच्छा लग रहा है इस गवर्नमेंट के। पार्ट 1 पीएलआई इसमें आया, इसमें कोविड आया, इसमें रूस यूक्रेन का वॉर आया और उसको अच्छे से मैनेज किया जब क्रूड 130 तक गया। अगर और पहले पार्ट का अगर हम बात करें तो उसमें डीमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन आया, जिस पर सवाल भी बहुत उठे। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपसे कि फर्स्ट फेज ज्यादा अच्छा लगा या गवर्नमेंट का सेकंड फेज? अरे दोनों में ही पॉलिसीज ठीक भी थी, दोनों में ही कुछ पॉलिसीज गलत भी थी। आई थिंक डीमोनेटाइजेशन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर, देयर वर सम मिस्टेक्स, बट उसका जहां तक मेरे को लगता है एक फायदा भी हुआ, कि गलत तो हुआ ही काफी बिजनेसेस को, बट एक फायदा भी हुआ, उससे फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स वहीं से शुरू हुआ। हमारी इंडस्ट्री में जो पैसा आना शुरू हुआ और जो बैंकिंग चैनल में पहली बार जब सबसे बड़ा हिट हुआ वो वहीं से हुआ। तो गलतियां भी हुई, ठीक है, बट इफ यू आस्क मी पहला फेज या दूसरा फेज दोनों में बेटर कौन सा था, हमने जो पिछले 2014 से 19 के बीच में होते हुए देखा, उसका जो हमको डिविडेंड मिल रहा है वो अब मिलना शुरू हो रहा है। आई थिंक मार्केट्स उस टाइम ऐसे नहीं चढ़ी थी और ऐसे नहीं चली थी, हालांकि इसमें काफी लोग ये भी बोलेंगे इसमें इंटरेस्ट रेट्स का एक बहुत बड़ा था, यूएस में इंटरेस्ट रेट्स। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कल मैं स्टडी कर रहा था अपने ऑफिस में कुछ रिसर्च के लोगों के साथ, कि एफआईएस की भी हम बात कर रहे थे। एफआईएस का पैसा जा कहाँ रहा है इंडिया में? नहीं, एफआईएस का पैसा कहीं नहीं जा रहा, एफआईएस कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जो ट्रेडिशनल एफआईएस हैं, अमेरिकन पैसा है जो वो या यूरोपियन पैसा है, वो किसी भी इमर्जिंग मार्केट में भी इन्वेस्ट नहीं हो रहा। तो इफ यू कंपेयर इंडिया टू एनी अदर मार्केट, तो पहले हम हमेशा देखते थे कि पैसा लग कहाँ रहा है, अभी एफआईएस का पैसा तो कहीं भी इन्वेस्ट नहीं हो रहा। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वहां पे भी लोगों को लगता है कि 5-5.5% तक रेट ले गए फेडरल रिजर्व का, ये यहाँ पे तो सस्टेन नहीं करेगा। अब 10 साल का बॉन्ड यील्ड जैसे वो कह रहे हैं, अगर वो आधा 1% भी कटे तो उनका रिटर्न सेफेस्ट एसेट क्लास में उनका रिटर्न 10% तक है। तो वो क्यों कहीं और जाके रिस्क लेंगे इस टाइम पे, वो भी इतनी ऊंची मार्केट में। बट हमारी अपनी मार्केट अपने ही पैसे से इतना सस्टेन कर रही है, और ये आएगा, वैसे सारा पैसा वापस आएगा, सिर्फ टाइम की बात है। यूएस में रेट कट होने की बात है, एंड दैट विल बी ए बिग बूस्ट। जो 20-22 का मल्टीपल आप कुछ लोगों को आज महंगा लग रहा है, ये बहुत सस्ता लगने वाला है अगले 3-4 साल में। अब हो सकता है बीच में 10-20% मार्केट की फॉल आ जाए, दैट कैन हैपन, वो तो हो ही सकता है कभी भी। बट जैसा मैंने कहा 5-7 साल के लिए आप इन्वेस्ट करके छोड़ोगे तो इंडिया में आपको बहुत 15-17% पर आने के ऊपर रिटर्न मिलेगा। जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडाइसेस रहे हैं वो कैपिटल गुड्स रहे हैं, 42% से ज़्यादा के रिटर्न्स, रियल्टी इंडेक्स 40% से ज़्यादा का रिटर्न, पीएसयू बैंक इंडेक्स 36% से ज़्यादा का रिटर्न, मेटल 20% अप, पावर में थोड़ी बहुत दिक्कत रही, या ऑयल एंड गैस डिड नॉट डू वेल। बट इसमें हम पहले अब बात करते हैं पीएसयू बैंक्स की, वो स्टार परफॉर्मर्स रहे। आप कोई भी बैंक उठा के देखें तो फैंटाबुलस रिटर्न्स, ऐसे रिटर्न्स हमने सदियों में नहीं देखे, जब से मैं मार्केट ट्रैक्स कर रही हूँ मैंने तो नहीं देखे। अब इस क्षेत्र का करना क्या है? अब इंटरेस्ट रेट्स के साइकिल रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं, क्रेडिट ऑफ टेक्स बॉयंट है, मार्जिन में थोड़ी बहुत कमी आ रही है बिकॉज ऑफ द हायर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ दिस सेक्टर नाउ? ये तो अगर आप किसी भी पीएसयू बैंक को अगर उसका 1 साल की जगह 10 साल का रिटर्न निकालोगे ना, तो वो ऑलमोस्ट 0 होगा या नेगेटिव होगा। ट्रू, वेरी रेयर ही कोई होगा, आई एसबीआई को छोड़ के। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट हैज हैपेंड विद पीएसयू बैंक्स, अभी ये टैक्टिकल प्ले आउट में ये स्टॉक्स ठीक रहते हैं, कंपनीज ठीक रहती हैं, वेयर आपको पता होना चाहिए कहाँ घुसना है और कहाँ एग्जिट करना। आज ठीक है, थैंक्स टू आई थिंक एनसीएलटी मुझे लगता है इज अ बिगर रिफॉर्म देन जीएसटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी रिकवरीज अक्रॉस कंपनीज अक्रॉस बैंक्स हुई हैं उनकी। आई सी दैट देयर इज ये जो इंटरेस्ट साइकिल जब नेगेटिव आपका रेट कट होना शुरू होगा, उसका बेनिफिट बैंक ट्रेजरी को मिलता ही मिलता है, क्योंकि कम वॉट में हमारा 23-24% और खास करके पीएसयू बैंक का 27% जो है वो जीसेक है, जबकि मैंडेटरी नहीं है, बट वो रखते हैं, मेंटेन करते हैं। नाउ दिस ऑल विल हैव सम कुशन, क्योंकि अगले साल जब हमारा जो इंडाइसेस हैं, जो इंडेक्स बॉन्ड्स हमारे जो है ग्लोबल इंडेक्स में जेपी मॉर्गन में भी आ गए हैं, कोई 28 से 30 हज़ार करोड़ की फॉरेन फ्लोज आएगा जो बॉन्ड बाइंग में आएगा। तो जो बैंक के ऊपर प्रेशर रहता था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, दी आप इतना मेंटेन करो, समबडी हैज टू बाय, तो वो उतना वो प्रेशर नहीं रहेगा, तो उनके पास लिक्विडिटी और क्रिएट होगी आगे डिसबर्स करने के लिए।
दूसरा PSUs को लेके मेरा ये मानना है दैट यू नो थोड़ा और बेटर अगर मैनेज हो तो आई थिंक यू कैन टेक अ कॉल फॉर लॉन्ग। अदरवाइज इफ गिवन ऑप्शन मेरे पास अगर प्रॉफिट हो टेबल पे, आई विल पिक दैट एंड लुक फॉर अ बेटर बैंक्स ऑन अ प्राइवेट सेक्टर साइड जहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। दिस इज व्हाट आई विल डू फॉर द PSU बैंक सेक्टर एक्सेप्ट फॉर SBI which we like। SBI के अगर आप सब्सिडीज भी देखो, ज़्यादातर या वो नंबर 1 है, चाहे म्यूचुअल फंड है, चाहे इंश्योरेंस, या वो नंबर 2 है, क्रेडिट कार्ड है, या उनकी योनो ऐप, अगर योनो ऐप में आप सब्सक्राइबर देखो, नंबर ऑफ पीपल हु आर यूजिंग दैट कैन इटसेल्फ बी अ बिग वेल्थ क्रिएटर फॉर SBI बैंक अगर वो लिस्ट होगी तो आई थिंक I don't have that comfort because government has a lot of expense going, lot of policies going where PSUs has to take the brunt. तो वहाँ पे मुझे उतना comfort नहीं आता है except for SBI Bank. So if you have some money on the table, आपने पैसा बनाया है तो आप बुक कर सकते हो. But that's my personal view. आप अपने एंड पे अपना कॉल लीजिए. एक और सेक्टर जिसने अच्छा प्रदर्शन किया, रियल एस्टेट। वहाँ पे आप बिक्री के आंकड़े देखिए, डिमांड सिनेरियो देखिए, काफ़ी बॉयंट है। अफोर्डेबल हाउसिंग में उतना नहीं जितना कि लग्जरी स्पेस में है। इन्वेंट्रीज डेकेड लो के आसपास है। नई डेवलपर्स तो नहीं आ रहे, लेकिन जो एस्टैब्लिश डेवलपर्स हैं उनके हाथ में अब सब कुछ है और रेरा कंप्लायंट है। सो हाउ डज दिस सिनेरियो लुक लाइक? रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी दिक्कत में रहा है, अब उभर रहा है, ये कहाँ तक उभर सकता है? रियल एस्टेट एज अ सेक्टर अगर आप देखें तो लास्ट टाइम जब रियल एस्टेट बहुत अच्छा कर रहा था वाज आई थिंक इन 2008 7 8 बिफोर द बिग क्रैश दैट हैपेंड। उस टाइम को जो DLF यूनिटेक वो सारी कंपनियां जिनमें से दो चार तो खत्म ही हो गई। बट रियल एस्टेट का जेस्टेशन बहुत लंबा होता है। ये जो सेक्टर है इसमें अगर थोड़ा सा भी झटका लगता है तो उनको रिवाइव होने में बहुत टाइम लगता है। हैविंग सेड दैट, मैं आपकी बिल्कुल बात मानता हूँ, ये जितनी भी कंपनीज हैं, ओबेरॉय रियल्टी और शोभा डेवलपर, अभी तो बहुत से अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं बॉम्बे में, लोधा ग्रुप वगैरह, जिनके IPO काफी टाइम से। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये एक सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज का कि कैश इकोनॉमी जितनी कम होती जाएगी उतना ज्यादा इनकी, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि इनकी आधी से ज्यादा इन्वेंट्री का जो सेल होता है वो इनकी किताबों पे नहीं है। राइट। बिकॉज शुरू से होता आ रहा है, यू नो, ब्लैक का कंपोनेंट है और एक वाइट का, और ये शुरू से चलन है। ओवर द इयर्स ही आजकल दिल्ली में, अब NCR में हम काफी जगह देखते हैं जहां पे इट्स ऑल 100% वाइट पेमेंट एंड एवरीथिंग इज रेरा अप्रूव्ड, आपको डेडलाइन सेट हुई हुई है। तो इन चीजों का आने वाले टाइम में बिल्कुल फायदा होगा। और जब भी मार्केट करेक्ट होनी शुरू होती है तो इन जनरल इंडिया में एक एसेट क्लास मानते हैं तो लोग, जो स्पेशली द वंस जिनकी थोड़ी डीप पॉकेट्स हैं, वो पैसा लेके रियल एस्टेट में डालने की कोशिश करते हैं। और अभी भी अनलाइक 3-4 साल पहले जब बहुत ज्यादा बिल्ट अप इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, इतना बुरा हाल अब नहीं है। सो आगे चल के, बट मेरा ये नहीं मानना कि पुराने जो डेवलपर्स थे, काफी सारे थे जिनके मैं नाम लूंगा, जो खराब हुए, खत्म हो गए, वो अच्छा करेंगे। नए प्लेयर्स आएंगे इसमें, तो किसी को अगर देखने हो स्टॉक्स भी तो नए प्लेयर्स देखो जो भी अच्छा कर रहे हैं, जिनकी किताबें नहीं है, जिनमें बैड डेट्स नहीं है, जो ये रेरा वगैरह के बाद आने शुरू, साउथ इंडिया के बहुत है उन सब में। बट आई थिंक इस स्पेस में अभी भी मेरा मानना है काफी प्लेयर्स अनलिस्टेड स्पेस में है। सो आई वुडंट बी सरप्राइज ऐसे 2-3 साल 4 साल बाद आप देखें कि IPOs बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनीज के आ रहे हैं। बिकॉज यही जो आप रेरा और कैश कंपोनेंट इकोनॉमी में कम होने की बात करो, इनका जो फायदा मिलना शुरू हुआ है अभी, वो अगले 3-4 साल तक। रेरा इज द बिगेस्ट रिफॉर्म ऑन द Huge. वो लेते थे लैंड, 10 साल तक पेमेंट करते थे, अब है कि पेमेंट आपको 3 महीने में करनी है, रोटेशन ऑफ मनी इज नॉट देयर, सो इट्स ह्यूज। एंड आई कैन, यू नो, आई माई सेल्फ, मैंने अभी एक घर खरीदा वहाँ गोवा में, और उसमें वो बिल्डर से लिया, तो उसमें बिल्कुल टाइमलाइन के साथ उन्होंने, और पोजेशन देना है तो बस वो देना है, और उनका एक आधी बिल्डिंग बनी भी नहीं थी, बट दे स्टार्टेड गिविंग पोजेशंस, कि ये स्टार्टेड हैंडिंग ओवर द कीज कि आप ये लीजिए। और बहुत रेरा से बहुत फर्क पड़ा। पहले तो लोग फंस जाते थे पैसा, बिल्कुल वो एस्क्रो अकाउंट में डलवा देते हैं ना वो पैसा, तो एग्जैक्टली आप इंटरेस्ट पे कीजिए वापस। राइट। क्षितिज भाई, अगर हम देखें तो लाइक इस पूरे साल में अभी तक निफ्टी ने रिटर्न ऑलमोस्ट 7% का दिया है। प्राइवेट बैंक्स इन लाइन 7% से ज़्यादा का नहीं रिटर्न मिला है उनमें भी, ओवरऑल बैंक निफ्टी में। IT निफ्टी में भी इस तरह का रिटर्न नहीं मिला, तो आपका जो मोर देन 50% पोर्शन है निफ्टी का, वो नहीं चला है। राइट। क्या लगता है 2024 में ये चलेगा? सो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग एक डेटा पॉइंट है, जहाँ पे जो आपने बोला 22% IT, 14% HDFC बैंक, 3-4% कोटक बैंक, रिलायंस 12%, to overall 55% निफ्टी ने हैज़ नॉट डन वेल। Surprisingly, all these companies, their earnings are doing well.
So there is a reason behind each and every company, चाहे वो रिलायंस का succession planning हो, और getting into too many loans for their hydrocarbon business हो, या next generation को बैटन पकड़ाई जा रही हो, HDFC का merger हो, जहाँ पे म्यूचुअल फंड हैज़ टू कट देयर पोजीशन को 10% से ऊपर ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और अभी बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है जब HDFC में जो आपका इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है 64% है। सो एक दिन ही न्यूज़ आएगा वो, देन यू हैव टू वेट फॉर द न्यूज़। सिमिलरली IT सेक्टर, बिकॉज it is mainly dependent on exports, and in exports what you see is that globally जब चीज़ें थोड़ी डामाडोल होती हैं तो आपको लगता है कि हाँ just hold back right now, but अगर आप देखें तो all the companies are doing very well. Infosys एक्चुअली जो है सिटिंग ऑन लॉट ऑफ कैश। अब वो डिविडेंड के रूप में आता है, कैसे आता है मुझे नहीं पता, बट दे आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज़। वी हैव सम पीपल ऑन द IT साइड जो बहुत ग्लोबल पोजीशंस पे हैं, जहाँ पे हमें क्लियर कट पता चलता है दैट इंडिया इज़ वेरी वेल पॉइस्ड, द वे दे आर चेंजिंग गियर, चाहे वो टेक्नोलॉजी में AI की तरफ जाना हो या ब्लॉकचेन की तरफ जाना हो। तो आई कांट से कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। ऑल आई एम सेइंग इज कि ऑल दिस इज ड्यू फॉर परफॉर्मेंस। HDFC बैंक का बात कर रहे हैं, 70,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी इस साल वो, 12-13 लाख करोड़ के मार्केट कैप में आज की रेट में, 14 के पी पे 15 के पी पे आपने HDFC बैंक ट्रेडिंग पे कब देखा है आपने? और आज मर्जर के बाद 12 करोड़ उसके पास यूनिक क्लाइंट्स हैं, समझिए। HDFC लिमिटेड जो आपका NBFC की तरह से AAA रेटेड लोन उठाता, आज वो रेपो से लोन लेगा बिकॉज बैंक हो गया है, तो उसका तो 1% कॉस्ट कम हो गया, आपका तो लोन का रेट कम नहीं हुआ, आप तो 8.4 8.5 जो भी दे रहे होंगे वो दे ही रहे हैं, तो उनके मार्जिन वहाँ बढ़ेंगे। दूसरा बैंक अकाउंट सारे बहुत रेयर 2% लोगों के पास, सॉरी 10% लोगों के पास बैंक अकाउंट है जो लिमिटेड के हैं, तो क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज फॉर द बैंक। सो आई एम सेइंग इट्स अ गुड बैंक, इट विल कीप ऑन डूइंग वेल, बट हमें ये देखना है कि दैट ऑल दीज बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स आर राइट नाउ ट्रेडिंग फ्रॉम देयर इनिशियल वैल्यूएशंस। अब वो वैल्यूएशन नहीं मिलने वाली कि बजाज फाइनेंस 10 की वैल्यूएशन पे आ जाए या HDFC बैंक या कोटक बैंक 6 की प्राइस टू बुक की वैल्यूएशन पे आ जाए, वो नहीं होने वाला है। सो मुझे ऐसा लगता है, पर फिर भी फ्रॉम व्हाट लेवल दे आर राइट नाउ, you will see these companies doing well. Whether they'll start doing in 6 months में करती हैं, 9 महीने में करती हैं, I can't say. But I think sector rotation is very fast and we have to watch that clearly. अभी आप कोई भी स्टॉक 10 साल के व्यू से नहीं ले सकते। पहले सेक्टर होता था, जैसे रियल एस्टेट का बड़ा अच्छा इन्होंने बताया कि दैट कि आपका लॉन्ग जेस्टेशन सेक्टर होता था। अभी क्या सेक्टर रोटेशन बहुत फास्ट है। मुझे पता है गोल्ड का रैली थी, गोल्ड का एक ट्रेंड आता था 8-8 साल चलता था वो। और तो अब वो ऐसा नहीं है, कमोडिटी सेक्टर चल रहा था, अभी आप ये बहुत फास्ट रोटेशन देखेंगे बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल जो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं वो भी बहुत फास्ट कर रहे हैं रोटेट, पर उससे पैसा नहीं बनता है, बट रोटेशन ऑफ सेक्टर इज देयर। बट सीम्स लाइक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स शुड डू वेल फ्रॉम हेयर। अगर इकॉनमी आपकी 12-13 के नॉमिनल GDP पे जा रही है तो बैंकिंग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 15-16 से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। IT की बात रही, वी हैव अ डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल मार्केट्स एंड सीम्स लाइक रेट कट्स अब यहाँ से मे बी इन अ क्वार्टर और 2 विल स्टार्ट हैपनिंग एंड यू विल सी द स्पेंडिंग ऑन द IT पार्ट विल ऑल्सो स्टार्ट। येस, दीज 2 सेक्टर्स शुड एंड विल डू वेल। लगता है अब 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर कितना लगेगा पता नहीं। जी राजा जी, एक चीज़ बताइए, लोगों ने रूस यूक्रेन युद्ध में अगर कुछ बेचा तो उनको नुकसान हुआ, क्योंकि सेलिंग एक ऐसा मोड बन गया कि आपने सेल किया तो आपको नुकसान होना है। आजकल इंडिया में इस तरह का वो हो गया। कोविड में जिन लोगों ने माल बेचा उनको नुकसान हुआ, बायर्स को तो फ़ायदा ही हो रहा है। अब इजराइल हमास का वॉर हुआ तो उसमें भी सर युद्ध से भी नहीं डरना है, कोविड से भी नहीं डरना है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट से भी नहीं डरना है, राइजिंग क्रूड ऑयल से भी नहीं डरना है। तो आप जब क्लाइंट से बात करते हैं तो आप कुछ बताते हैं कि कोई फियर है या नहीं है? नहीं, मैं यही बोलता हूँ, डरो मत। डरना मना है। हाँ, नहीं एक्चुअली ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज रिटेल क्लाइंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि कभी ना कभी तो मार्केट गिरेगी, और ये ट्रेंड मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ चल ही रहा है कि कभी ना कभी तो गिरेगी। तो वो इसी डर के साथ, इसी फियर के साथ मार्केट में आता है कि, और उसको यही बताना है कि आपको हमेशा अपनी पोजीशंस डाइवर्सिफाई करके रखनी है। बिकॉज या तो आप चेज करें कि मैं 4 स्टॉक खरीदूंगा, चारों मल्टी बैगर होंगे, चारों 100% रिटर्न देंगे। अगर आप वो वाले क्लाइंट हैं, मैं उनको भी एडवाइस करता हूँ बिल्कुल, बट उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग दैट, वो बनाने के लिए हो सकता है 100 में से 10 हों जिनके बनते भी हो, 100% रिटर्न बन रहा है सर। लेकिन आपको पहले एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर मेरे पास कोई आएगा तो मुझे सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा, और मैं क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ पहले आपको अपने आप को समझना है कि आपका होराइजन कितना है, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी है, और कितने साल। अब कोई अगर क्लाइंट है जिसको पैसे की जरूरत है 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, विच इज अराउंड 40% ऑफ हिज कैपिटल, जितना उसका कैपिटल उतना उसको चाहिए, तो मैं उसको बोलता हूँ फिर 40% ही मार्केट में रखो, 60 अलग से करके रखो।
Right. और जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंटल फ्लो है, और ये सबसे जरूरी चीज है समझने की, हर महीने जो भी आपकी सैलरी है, बिजनेस इनकम है, उसका भी 60-40 या 40-60 में डिवाइड करके इक्विटी में भी लगाओ, फिक्स्ड इनकम में भी लगाओ, बिकॉज फिक्स्ड इनकम में भी आपके आज ऐसे प्रोडक्ट हैं 7-8% तो बन ही रहा है। तो कई बार लोग सोचते हैं ये क्या रिटर्न है, वो रिटर्न भी है जब आप मानो कि आप उसको धीरे धीरे मार्केट में लो, जिस भी दिन मार्केट थोड़ी बहुत गिरे तो उसमें से थोड़ा सा 10-12% उठा के यहाँ लगा दो। तो ऐसा नहीं है कि, देखिए डरना नहीं है, इज वेरी गुड, लेकिन कभी ना कभी मार्केट गिरती भी है, और गिरती है कई बार 20 से 25% गिरेगी, या आप मान के चलो पक्का गिरेगी। ऐसा नहीं होगा कभी कि मार्केट आज के बाद कभी 20-25-30% गिरेगी नहीं, बिल्कुल गिरेगी, लेकिन आपको डरना नहीं है वाली फिलॉसफी ये सोच के रखनी है कि जिस दिन वो होगा उस दिन भी डरना नहीं है, उस दिन आपके पास कॉर्पस भी हो इन्वेस्ट करने का, और उस टाइम आप उस फॉल का एडवांटेज भी उठा सके। वो उसका एक ही तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। यू नो, एक वो सेइंग है ना, व्हेन द गोइंग इज गुड एवरीथिंग लुक्स रियली ब्राइट। जब वो बहुत अच्छा चल रहा है सब, तो ऐसा लगता है सब कुछ आज ही खरीद लो, अगले दिन भी सो के लगता है अरे कल ये ले लिया तो 2% ऊपर था। राइट। उससे बचना है। यू नो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको ये ना लगे अगले रोज आपने एक बनाया कि मैं अपना 40 से 50% इसमें रखूंगा, या 20 से 30% इसमें रखूंगा, 10 से 15% फिक्स्ड इनकम में रखूंगा। जितना रखूंगा उसको मेंटेन करूं, वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिन्होंने हर चीज को डाइवर्सिफाई करके रखा, एफडी भी किया उन्होंने बॉन्ड्स में भी डाला, फिक्स्ड इनकम में भी डाला, और उसके बाद उन्होंने कहा ये एक्स अमाउंट है, मेरे को इसको सिर्फ स्टॉक्स में डालना है अगले 5-7 साल 10 साल के लिए, देखना ही नहीं है। उनके लिए मैं आज भी इस मार्केट में भी, जब इतनी ओवर वैल्यूएशन है मिड एंड स्मॉल कैप्स में, उस पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को मिड एंड स्मॉल कैप में डिजाइन करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो 20% फॉल से पहले 40% और ऊपर जाने वाली है क्या। सो यू नो, किसी का अगर व्यू इतना लंबा है तो आपको एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर अपने क्लाइंट को समझना है, एंड एज अ क्लाइंट पहले अपने आप को समझो कितना लंबा व्यू है। और मैं तो बोलता हूँ क्षितिज जैसे किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को ढूंढ लो, और अगर क्षितिज बिजी हो तो मेरे को क्षितिज का नंबर ले लेना मुझसे, मुझे फोन कर लो। ये बात मुझे एक क्लाइंट की याद आई, कोविड में मैंने उनको फ़ोन किया, जब ये मार्च चल रहा था, तो मैंने उनको बोला कि आप कुछ टॉपअप कर दो, ये वैल्यूएशन नहीं मिलेंगी। तब मार्केट 7900 निफ्टी आ गई थी, बॉटम से 74 बनाया। कहता तू पैसे डलवाई जा रहा है। अच्छे वेरी वेरी गुड क्लाइंट, दिल्ली के। कहते हैं ये तो पता नहीं हम बचेंगे नहीं बचेंगे, तो पैसे बर्बाद कर जा रहा है। बस सर अगर बचेंगे ही नहीं दुनिया, अगर अच्छे इफ वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, तो पैसा बचा के भी क्या करेंगे। कहता बात तो तेरी ठीक है, वैसे अगर बच गए तो प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम यही है इफ़ यू सर्वाइव। अभी नीलेश सर जो कोटक के MD उन्होंने बचा बोला प्रॉब्लम आज की डेट में क्या है, इफ़ यू लिव लॉन्ग दैट्स अ प्रॉब्लम, एंड यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और आपके पास वो टिपिकल लैंड बैंक्स नहीं है, भाई दो ही एक्सपेंडिंग एसेट क्लास है, रियल एस्टेट और आपका इक्विटी, देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। क्यों आप करोगे क्या? क्योंकि आज आप इतनी यंग इंडिया आ रहा है, 40 करोड़ पॉपुलेशन है, लेस देन 20 ईयर्स। वेयर एवर यू गो इन मॉल एट लेक, मैं चंडीगढ़ रन के लिए लेक पे गया था, मेरे को सब यंग लोग ही दिखते हैं। मतलब मुझे लगने लगा कि मैं आउटडेटेड हो गया उनके बीच में से, बिकॉज एंड देन सो मच ऑफ वर्क फोर्स व्हेन इट विल कम, देन व्हाट यू विल डू, आप करोगे क्या, इतनी वर्क फोर्स आएगी। तो आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज 100% राइट। क्लाइंट को मैनेज करना, हैंड होल्ड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे आपको यू हैव टू यू नो टैप द टेबल एंड से बॉस नहीं दिस इज़ व्हाट इट इज़, ये मार्केट का एक बिहेवियर है, ये ऐसे ही रहने वाला है। आप टॉपअप करते तो टॉपअप कर दो, अदरवाइज आप जस्ट स्टे पुट। एंड एसेट एलोकेशन जो आपने बताया दैट्स अ की आई थिंक। 2079 में बहुत सारे नए सेक्टर्स उभर के आए हैं जो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आप डिफेंस लीजिए, आप रेलवेज लीजिए, आप पावर सेक्टर लीजिए। अभी मैं मिड कैप गेनर्स में देख रही हूँ, IRFC अप 218%, REC अप 200%, PFC अप 181%। आई मीन इनका करना क्या है? आई मीन हम पहले डिसइन्वेस्टमेंट की खबर को लेके ही PSE से प्ले करते थे, अब वो डिसइन्वेस्टमेंट तो आप साइड पे ही रखिए। Nobody is interested in knowing what is happening on the disinvestment front. But these companies are doing better. Their earnings have improved a lot. Profitability is there. So is it the right time to get into PSEs now? So let's go सेक्टर पे सेक्टर। अब डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं। हमारे क्या ना भेड़ चाल है, किसने बात करनी शुरू करी डिफेंस सेक्टर की, एंड पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू डिफेंस सेक्टर। आई एम वेरी हैप्पी दैट गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर कट फोकस है कि हम नेट एक्सपोर्ट बनना चाहते हैं डिफेंस में, एंड उसमें सारी कंपनीज लगी हुई हैं, चाहे वो HAL है या BEL है, बाकी सारी कंपनी जो हैं, मैजगॉन डॉग्स हैं, वो सब लगी हुई हैं, एंड बहुत ज़्यादा दे बिन टॉक्ड अबाउट। नाउ आप कभी भी किसी कंपनी को जो वैल्यूएशन देते हैं, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप उसकी फ्यूचर रनिंग देख के वैल्यूएशन देते हैं।
अब आप किसी कंपनी को आज की डेट में प्राइस टू अर्निंग 50+ का मल्टीपल दे रहे हो, जिसकी अर्निंग ही अगले 5 साल की गाइडेड अर्निंग ही 13-14-15% है। True. तो वो कभी कंपनी उतना प्रॉफिट निकाल ही नहीं पाएगी जिस वैल्यूएशन पे आप आज बाय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो फटेगा ज़रूर। तो मेरे हिसाब से या तो आप उसके उस साइकिल पर चलना शुरू करते हैं जहाँ से वो कंपनी चलनी शुरू हुई है। इस समय आपको थोड़ा वॉचफुल होना पड़ेगा और वो कंपनीज जैसे HL है, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। हमने 2-3 मैनेजमेंट से मिले हैं एंड द वे इट्स ग्रोइंग, उसका 40% प्लस रेवेन्यू जो है वो मेंटेनेंस से आता है। जैसे हम एनुअल मेंटेनेंस लेते हैं वैसे मेंटेनेंस से आता है, बिकॉज आपने एक मशीन तो बेच दी है, चाहे हेलीकॉप्टर बेचा है, बाकी चीज़ें बेची हैं। तो आप ऐसे बिजनेसेस को ट्रैक कर सकते हो और अच्छे वैल्यूएशन में बाय कर सकते हो, जहाँ पे यू सी देयर इज अ बुक ऑर्डर बुक ऑफ नेक्स्ट 8-10 ईयर्स, यू सी दैट उनकी अर्निंग्स 20-25% से ग्रो कर रही है। यू डोंट माइंड पेइंग देम प्राइस टू अर्निंग ऑफ 30-35 बिकॉज उनकी अर्निंग साथ में सपोर्टिव है। अदरवाइज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। रिटेल इन्वेस्टर को मैं यही, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, कि क्योंकि वो चल पड़ा है, वो न्यूज़ में है, उसका ट्रेंड है, दिस इज़ नॉट अ फैशन कि आज ये चल रहा है तो आगे, और फैशन भी बदलता है, पर ये जब आप लेंगे ज़रूर हो सकता है कुछ टाइम तक चले, पर उसके बाद ये उस तरह का नहीं परफॉर्म करे बिकॉज वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। रेलवेज गवर्नमेंट का क्लियर कट फोकस है, IRFC हो या बाकी हो कंपनीज हो, दे हैव डन वेरी वेल। अगेन यू हैव टू बी वेरी द फैक्ट ऑफ द वैल्यूएशन। मेरा एक ही मानना है, आप कोई चीज़ महंगी लेंगे, जो रजत ने रियल एस्टेट की बोला था, उसका जस्टेशन बहुत लंबा हो जाएगा और हो सकता है कि वो जस्टेशन मिले भी नहीं आपको, क्योंकि आपने इतनी कॉस्टली ले ली है। एंड अभी हुआ क्या है, ये सब चीज़ें चली भी क्यों है, एक सिंपल समझिए, स्मॉल और मिड कैप में बहुत पैसा आया है, फंड्स में भी बहुत पैसा आया है। अभी क्या हो गया, स्मॉल और मिड कैप कुछ फंड्स गीतू 30,000 करोड़ के हो गए। अब उसमें क्या हो रहा है, जितना आपने सोचा था स्मॉल कैप चलेगा वो तो चल गया है, तो फंड मैनेजर को उतना भी काटना पड़ रहा है और नीचे से फ्लोज भी आ रहा है। 200-300 करोड़ का सिप बुक है। अब उनके पास ऑप्शन नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ स्मॉल कैप फंड का, रजत नोस 180 स्टॉक्स हैं आज। 180 स्टॉक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े साइज है फंड के। तो वो कभी ना कभी दैट कैन बी वेरी पेनफुल एंड वेरी हैप्पी दैट हमारी इंडस्ट्री बहुत इमर्ज हुई है। काफ़ी स्मॉल कैप फंड ने पैसा लेना बंद कर दिया है, वो सिर्फ सिप लेते हैं, पर सिप के थ्रू भी 250-300 करोड़ आ जाता है। नहीं, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है नाम ना लेने वाली बात, काफी है। अगर निपॉन स्मॉल कैप, तो इतने बड़े हो गए वो फंड, कि फंड मैनेजमेंट कोई आसान चीज थोड़ी है। जो फंड मैनेजर है उसको भी अगर वो अपने फंड से इसका किसी स्टॉक में बोले कि 2% बेच दो, तो छोटा स्टॉक है, उसमें अगले 10 दिन तक लोअर सर्किट लगता है। 40,000 करोड़ के फंड है, 30,000 करोड़ टू के फंड मैनेज, है। 30,000 करोड़ के स्मॉल कैप कैसे मैनेज करो? सो इट्स अ प्रॉब्लम। इसीलिए वो अलग अलग फंड बनाएंगे और काफी फंड हाउसेस कर भी रहे हैं नए स्मॉल कैप लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक ये सेक्टर वैल्यूएशंस, आप कोई भी चीज़ लेते हैं उसका वैल्यूएशन पार्ट देखें। कमिंग बैक टू थर्ड, आपने मेरे से बात करी डिफेंस रेलवेज, एंड थर्ड आपने बात करी एनर्जी सेक्टर की। वो सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग है, आप मेरे से पूछेंगे तो। और क्लीन एनर्जी पे जो कंपनियां काम कर रही हैं ना, आप वो जो भी हमें सुन रहे हैं वो उस पार्ट को देखिए। इंडिया आज पावर ऑलमोस्ट सफिशिएंट है, बट हमें फ्यूचरिस्टिक पावर के हिसाब से वी नीड लॉट ऑफ पावर फ्रॉम एयर। तो क्लीन एनर्जी पे जो कंपनीज हैं, जैसे टाटा पावर है, आपका प्राज इंडस्ट्रीज है, तो ऐसे बिजनेसेस देखिए जो क्लीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं। सुजलॉन है, Suzlon is very capital intensive, high business in terms of, you know. Suzlon, I don't know, matlab somehow we don't like that much, but these two companies are part of portfolio. Again, there's no recommendation. But I think जो क्लीन एनर्जी पे काम कर रही है, अपराज है, वो इट्स लाइक अ बायोटेक कंपनी। वो अब 20% उन्होंने पेट्रोल के साथ मिक्सिंग की बात कर दी है। नाउ दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जहाँ पे वो डीजल में 7% मिक्सिंग की बात कर रहे हैं। तो दे आर वर्किंग ऑन एंजाइम्स व्हिच कैन बाइंड डीजल विद नाउ एथेनॉल। सेकंड, हम इंडिया तक रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं? ग्लोबली चीज़ें हो रही हैं जो बेटर पावर की बात कर रहे हैं। टाटा पावर है आज, नॉट अच्छा, आई गॉट अ चांस टू गो टू दिस बॉम्बे हाईवे अप टू जयपुर। मैं जयपुर तक गया, जहाँ भी रुको आप पावर ईवी पावर स्टेशन एंड 2-3 ईवी कार्स, ये ट्रेंड आपका अब इंक्रीज होगा ही होगा। टाटा मोटर्स है, अगेन ऑन पावर साइड आई मस्ट से दैट ऑन क्लीन एनर्जी साइड दे हैव क्लियर कट एडवांटेज बिकॉज 80% वॉल्यूम्स उनके पास आ रहे हैं। तो आप एज ए बास्केट प्ले करो कि मैं क्लीन एनर्जी बाय करना चाहता हूँ पावर में, तो मैं ये बाय करूँ, रादर देन कि मैं एक इंडिविजुअल कोई भी पावर कंपनी लेके बाय करूँ। अब 3-4 बिजनेसेस बाय करें और क्लीन एनर्जी पे बाय करें जिनकी लॉन्जिविटी है, जहाँ पे वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हो। आप कोई चीज़ ले रहे हैं, वो कंपनी अच्छी है पर वैल्यूएशंस भी अच्छी है, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है आपके लिए। जी। Rajat, construction and capital goods sector has again done well. अब इलेक्शंस भी आ रहे हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी हो रही है ahead of the elections. L&T
हैज़ डन रियली वेरी वेल एंड उसके जो अर्निंग्स थी उसमें अगर आप ऑर्डर बुक देखें तो इट्स लाइक ह्यूज ह्यूमंगस आई मीन विजिबिलिटी फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years clear shot. So anything you like in capital goods and construction space? So I think जितना बड़ा L&T का order book है, that explains why L&T is around 54% or something of the infra basket. CNX infra जो index है उसमें massive weightage of L&T. But having said that, you know, इस टाइम पे हमारा फोकस थोड़ा दूर है because election year में ये एक ट्रेंड रहा है, बहुत तेज चलते हैं ये all of these stocks, जितने भी इंफ्रा के कैपिटल गुड्स के L&T टाइप जितने ये स्टॉक हैं बहुत तेज चले हैं। तो अभी इनफैक्ट इलेक्शन तक और इलेक्शन के बाद 6-8 महीने तक हम इन सेक्टर्स से थोड़ा दूर रह रहे हैं। तो जो मेरा फ्रेश एलोकेशन कैपिटल का हो रहा है वो अभी बिल्कुल ट्रेडिशनल जो सेक्टर्स थे, जो सबसे अंडरवैल्यूड सेक्टर्स हैं अभी राइट नाउ। जैसे रीसेंट डिप्लॉयमेंट हमारी जो 2 कंपनीज में हुई, वन इज लॉरस लैब्स एंड दूसरा वाज लूपिन। और ये मैंने कई बारी काफ़ी शोज में जाके बोला भी है, ऑल्दो मैं डिस्क्लोज कर दूं, लूपिन हमने ऐड किया था मोस्ट क्लाइंट पोर्टफोलियो में 720 पे। तो अभी वो काफ़ी पिछले 6-8 महीने में 720 से चढ़ के 1200, मेरी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना जल्दी होगा। बट हैविंग सेड दैट ये स्टॉक 2200-2300 रुपए का था 2014 में, और उसके बाद ये बोनस या राइट्स या उसकी वजह से कम नहीं है, ये वही स्टॉक है जो इस प्राइस पे 2200-2300 रुपए का था। सो आई थिंक अगर आप फार्मा को देखोगे, बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, there was a lot of regulatory challenges, you know, warning letter after warning letter. Yes. Nobody wanted in the West also कि prices बढ़े pharmaceuticals की वगैरह। तो अभी अगर आप देखो तो I think historic lows पे हैं valuation के लिहाज से pharma. So I think pharma is one sector where we're doing जहाँ हम काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। और IT की अभी थोड़े टाइम पहले आप क्षितिज से बात कर रहे थे, IT एक बड़ा यूनिक केस है इंडिया में। आईटी की फॉरवर्ड गाइडेंस के बेसिस पे उनका स्टॉक मूव करता है, लेकिन आप इन्फोसिस या टीसीएस की पिछले 20 साल की उठा के अर्निंग्स ग्रोथ देख लो, वो वही मेंटेन करती हैं जितनी, वो 20% बढ़ता है, हर साल उतना ही बढ़ रहा है। अर्निंग्स में कभी कोई कमी नहीं आती, स्टॉक ऊपर नीचे होता रहता है। सो इसको बड़ा सिंपल है। और कहाँ आपको बाहर किसी देश में 18-18, 20-20 के मल्टीपल पे टेक्नोलॉजी कंपनीज मिलेंगी। और आई थिंक जैसा क्षितिज जो उस टाइम कह रहा था कि काफ़ी इन्फोसिस के पास बहुत बड़ा कैश पाइल है। आई थिंक डिविडेंड से ज़्यादा मुझे लगता है अगले 5-7 साल में ये काफ़ी एक्विजिशंस भी करेंगे ओवरसीज मार्केट्स में, बिकॉज टेक्नोलॉजी दे आर टेकिंग इट अबाउट। एंड आईटी, लोग आईटी का रेवेन्यू अगर आप देखो, इट्स इन्फोसिस तो अमेरिकन कंपनी है, वो सारा काम ही वहाँ पे हो, सारे एम्प्लॉयज भी वहाँ पे, सारा काम भी वहाँ पे। तो जैसे जैसे वहाँ की मार्केट्स रिकवर करेंगी, ये कंपनी अच्छा करेंगी। इनफैक्ट ये तो बड़ी अजीब चीज़ है कि जैसा यूएस में हुआ, जो हो रहा है वहाँ, जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद इन्फोसिस और टीसीएस जैसे स्टॉक्स गिर नहीं रहे जितना गिरना चाहिए था। मुझे तो अभी ये लग रहा है कि अभी भी उस हिसाब से ओवर वैल्यूड है। बट अगर कोई नया पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं तो आपको ये स्टॉक्स धीरे धीरे ऐड करने चाहिए। दी अदर 2 सेक्टर्स जिसमें हम बहुत केयरफुली देख रहे हैं कि तो बात हो ही गई, ऑटोमोबाइल्स। बिकॉज अगेन मुझे लगता है ये जो मैन्युफैक्चर इन इंडिया का अभी लिस्टेड स्पेस में, ऐसे अनलिस्टेड स्पेस में तो बहुत फायदा होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया पे, जो इम्पेटस है, जो बूस्ट है, लेकिन लिस्टेड स्पेस में ऑटो इज वन सेक्टर जो क्लीन एनर्जीज की तरफ काम कर रहे हैं, चाहे OEM हो, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, आप कुछ भी ले लो, ग्लास, पैनल, रबर, टायर बनाने वाली कंपनियां या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, वेदर इट्स टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, बजाज, एनीथिंग, ऑल ऑफ द मारुति सुजुकी, दे विल ऑल डू वेरी वेल, नॉट जस्ट बिकॉज कि इंडियन मार्केट बहुत बढ़ रही है। ये काफी ऐसी चीजें बनाएंगे जो ये मुझे लगता है एक्सपोर्ट करने वाले हैं अगले कुछ टाइम में, बिकॉज चाइना से एक्सपोर्ट कम हो रहा है और क्लीन एनर्जी का भी एक्सपोर्ट इंडिया से ही बूस्ट करने वाला है। तो फार्मास्यूटिकल सिवाय ऑटो सेक्टर है जिसमें मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ। बैंकिंग पे एक्चुअली अगले 1-2 साल में मैं बहुत, बैंकिंग पे मैं नेगेटिव हो नहीं सकता, बिकॉज इंडिया में बैंकिंग के पास कोई चॉइस है नहीं अच्छा करने के सिवा, बिकॉज अभी भी बहुत अंडर बैंक कंपनी बट कंट्री। लेकिन अभी जहाँ बैंकिंग सेक्टर है, आप ये कह सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट करना कम किया हुआ है। हालांकि न्यू एज बैंकिंग जिसको मैं कहता हूँ, जैसे जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे, पेटीएम, पीबी फिनटेक तो नहीं, बट पेटीएम इज वन स्टॉक जो हमने कुछ क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में ऐड किए हैं। मैं बोलता हूँ तो काफी क्लाइंट बोलते हैं हमें क्यों नहीं दिलवाया लेकिन मुझे लगता है काफी टाइम उनकी प्रॉब्लम रही कि इनका रेवेन्यू आता कहाँ से। आज ये 6 से 7 पैसा बना रहे हैं हर मर्चेंट से, दे आर सेलिंग क्रेडिट कार्ड्स, दे आर एक्सपैंडिंग, साउंड बॉक्सेस हैं, उनका रेवेन्यू इनको आ रहा है। तो आई थिंक न्यू एज बैंकिंग की जो कंपनीज हैं, जैसे आप बाहर भी एक ट्रेंड देखेंगे, यूरोप वगैरह में ट्रेडिशनल बैंकिंग खत्म हो रहा है और सारे ऑनलाइन बैंकिंग, जितने भी बैंक्स हैं उनको लाइसेंस मिल रहे हैं। सो आई थिंक हाँ, ऐसी कंपनीज हैं जिनमें मैं काफ़ी पॉजिटिव। बिल्कुल।
क्षितिज भाई, आपने प्राज इंडस्ट्रीज की बात की थी। मेरे प्राज के कुछ लोग आए थे टॉप मैनेजमेंट से, उनसे मुलाकात हो रही थी। उन्होंने एक बड़ा इनोवेटिव काम भी वो कर रहे हैं। वो पराली जो आजकल जो हम Seed. सोच रहे हैं एग्जैक्टली 2G सेकंड जनरेशन एथेनॉल बोलते हैं उसे, 2G एथेनॉल। हाँ, तो उसको भी वो इनोवेट करके और किसानों से वो खरीदेंगे एंड देन ये जो पॉल्यूशन होता है दिल्ली एनसीआर में, ये भी आने वाले समय में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा प्रॉब्लम। इस तरह पर कंपनीज काम कर रही हैं। Right. सर, ये जो इनोवेटिव मोड आया है इंडिया का, पहले अभी तक हम ट्रेडिशनल बिजनेस पर बात करते थे कि ऑटो देख लीजिए या कुछ देख लीजिए। ये जो इनोवेटिव माहौल में अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ कंपनीज हैं जो कि बहुत अच्छा इनोवेटिव उसमें सेगमेंट में जाकर बहुत अच्छा कुछ करने वाली हैं, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर या कुछ। सो बेसिकली हम लोग ना डिज़ाइन जो मिलता था उसको बिल्ड करते थे। जो एक गियर जो शिफ्ट हुआ है, जो आई थिंक रजत विल एग्री, मैं गीतू को इस प्रोग्राम से पहले बोल रहा था दैट अंडर दिस रिजीम जो गवर्नमेंट है उसके अंदर, दैट जो हमारा एक ERD है, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिज़ाइन, हम डिज़ाइन भी खुद कर रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूँ एक कंपनी से, KPIT। आज KPIT यू नो इज़ नॉट अ OEM टू वर्ल्ड 15 जो आपकी बेस्ट EV कार मेकिंग कंपनीज है, जबकि इट्स वर्किंग लाइक अ पार्टनर टू देम। KPIT आपके लिए EV सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है आपकी EV कार्स के लिए, ग्लोबल बाकी की कार्स के लिए। और एट द सेम टाइम व्हाट KPIT डज इज इट्स वर्किंग विद ऑल दीज बिगीज, इनके साथ काम कर रही है। जैसे बड़ी गाड़ी में आपको 130 से 135 सेमीकंडक्टर्स या चिप्स चाहिए होते हैं, तो उसको कैसे हम छोटी गाड़ी में कम करें। देन डेवोस में प्रॉपर इसके ऊपर एक सेमिनार हुआ था, कैसे एक मदर चिप के ऊपर काम हो रहा है, और इंडियन कंपनीज वो डूइंग दैट डिस्कशन। एक मदर चिप बनाए, उसके थ्रू सिर्फ चैपन चिप के थ्रू काम हो जाए। सो आई थिंक जो कंपनियां इनोवेट कर रही हैं इस फील्ड में, वो कंपनियां यहाँ से अच्छा करेंगी। आज पर कार किट वैल्यू, अगर आप कार अगर मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है, तो उसमें 2 से 2.5 लाख आपका जो है वो सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक्स ही है आपका। आने वाले टाइम में ये जो है आपका, तो अगले 4-5 साल में ये 50 to 55% हो जाएगा। सो एज एंड वैन इरिस्पेक्टिव ऑफ आप डीजल या पेट्रोल कार भी लें, तो इवेंचुअली तो स्मार्ट कार मैकेनिज्म क्या है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम होनी ना। आपने अपने मोबाइल से कार ऑन कर ली या आपने स्मार्ट टेक्नोलॉजी से ऑन कर ली, इट्स इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम होनी। तो जो कंपनियां उस पर काम कर रही हैं, इट शुड डू वेल। सो ये कंपनी ने इनोवेट किया, ये काम कर रही है। पर आज दूसरा एग्जाम्पल था जो मैंने बताया, बेसिक एथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग निकालने के लिए मैन्युफैक्चरिंग मशीन बनाने से अब वो बाइंडिंग ऑफ एंजाइम पे काम कर रहे हैं, डीजल पे काम कर रहे हैं, 2G टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और सारी कंपनीज जो कंपनियां इनोवेट करती हैं अपने एंड पे, जैसे हमारे एक थीम, हम हाउसिंग थीम हमें बड़ा पसंद है। उसमें जितनी कंपनीज हैं, जो कंपनियां स्मार्ट प्लग्स लेके आ रहे हैं, स्विचेस लेके आ रही हैं, पाइप्स लेके आ रही हैं, ऑल दिस बिजनेसेस इन इंडिया विल डू वेल। एंड मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ जो रजत ने बोला, हम आज अपने को लिमिट नहीं कर रहे हैं इंडिया में। आप देखिए, आज आपको जो टाटा कंज्यूमर एक कंपनी है संबंध करके, जो आपके एक जो ब्रांड आपकी आती है सारी के सारी उनकी, आज क्या होता है, आपको सिर्फ वो इंडिया में नहीं मिलेंगी, टाटा टी आपको ग्लोबल लेवल पे जाके आउटलेट्स में भी मिल जाएंगी। तो इंडिया की बाकी सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। एक ब्रांड है ज़ारा, 2009-10 में इंडिया में आई, और ज़्यादातर हम आई यूज्ड टू बाय, तो मैं देखता था वहाँ उसमें मेड इन टर्की, पहले टर्की में बनते थे, फिर वो मेड इन वियतनाम हुआ, फिर मेड इन बांग्लादेश और पाकिस्तान, अब मेड इन काफ़ी का स्टफ उसका मेड इन इंडिया आ रहा है। सो आई एम सेइंग अनदर आपका जो एक जो फील्ड है बहुत बड़ा, जो टेक्सटाइल इनोवेट किया है, वी गॉट लकी। हम गोकुलदास एक्सपोर्ट के प्लांट में और उनके टीम से मिल के आए 2-3 बार, और उन्होंने बताया कैसे आज हमारा जो टैक्स ट्रीटी एक बार साइन हो जाएगा, यू नो, ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ, तो यूके इज द मार्केट थ्रू विच हम यूरोप एंटर करते हैं, तो 12% का हमें बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, लेबर आर्बिट्राज बांग्लादेश के साथ इस साल के बाद हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इंक्रीमेंट होने 5-6 साल के बाद, वहाँ साइकिल्स में इंक्रीमेंट होते हैं। तो इंडिया के पास 3% एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया आज के डेट में, बांग्लादेश 9 करता है, चाइना 43-44% करता है, वियतनाम 4% करता है, ऐसे करके पूरी बास्केट है। हमें चाइना से पूरा बिजनेस नहीं चाहिए, चाइना प्लस वन एडवांटेज तो है, 2-3% भी आ गया तो हमारा काम हो जाता है। तो आई एम सेइंग हर जो बिजनेस जो इनोवेट कर रहा है अपने एंड पे, चाहे आपने वो देखे हैं जो बच्चे चलाते हैं व्हील्स पे स्कूटर्स जो होते हैं, तो कई कंपनीज में, आप इंडियन कंपनीज की प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, आई विल नॉट कोट नाउ, व्हेन यू गो many of the companies staffs are working on that where they want to speed the ट्रांजिशन और अपनी यील्ड बनाना चाहते हैं। सो इंडिया इज़ ऑल्सो इनोवेटिंग, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेट कर रहा है। कभी आप लोगों को मौका लगे तो आप अदानी पोर्ट होके आएँ,
कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आए, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वो हम बिल्ड कर रहे हैं अपने एंड पे। सो इनोवेशन इज द की। बिगेस्ट रिस्क फैक्टर इन वन वर्ड? आई थिंक स्टेइंग अवे फ्रॉम द मार्केट, ना इन्वेस्ट करना काफ़ी बड़ा रिस्क है, खासकर उनके लिए जिनको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न बनानी है, जो कि सबको बनानी चाहिए आने वाले टाइम में। ना इन्वेस्ट करना काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसके सिवाय अगर एक एंसिलरी रिस्क फैक्टर होगा तो वो है ओवर इन्वेस्ट करना, जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा कर दिया। तो आपको सबसे बड़ा रिस्क ये है कि समझ लो कितना करना है, बट बाहर मत बैठो। सबसे बड़ा रिस्क यही होगा, बाहर बैठना। आपका? बहुत बहुत सही बोला। यू कैन इंडियन मार्केट के लिए यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, यू कांट इग्नोर मी, एज सिंपल एज दैट। यू हैव टू बी इन द मार्केट। आपको मार्केट में बैठना है। आपको जो रजत ने 2-3 बार बोला 20-25% मार्केट कभी भी टूट सकती है, बिल्कुल सही बोला। मैं कह रहा हूँ 20-25 टूट सकती है, पर अपसाइड क्या है वो आप समझिए। एक कंट्री है विच इज़ सो पॉजिटिव ऑन ऑल द बिजनेसेस, एंड अगर आप इक्विटी में नहीं है देन वो सबसे बड़ा रिस्क है। और हमारे पास डेटा पॉइंट्स तो है काफ़ी पॉजिटिव है। योर हेल्दी क्रेडिट ग्रोथ, योर जीएसटी कलेक्शंस आर बॉयंट, योर रोबस्ट ऑटो सेल्स। सो हम बड़े इंडिया लेवल पे ये ठीक बात है, इंडिया लेवल पे बहुत कम नेगेटिव्स हैं जी। ग्लोबली अभी प्रॉब्लम्स Yes, हैं, headwinds बिल्कुल हैं। हैं। और वो प्रॉब्लम्स भी अगर आप इकोनॉमी के हिसाब से देखो ना, तो वो प्रॉब्लम वॉर्स या जो इजराइल या रशिया यहाँ हो रहा है वो तो है ही है। ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम ये है जो इन्फ्लेशन अमेरिका में कंट्रोल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स इतना ऊपर है, दैट इज द प्रॉब्लम। बट इंडिया लेवल पे वो प्रॉब्लम्स नहीं है। नहीं। चलिए रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच क्षितिज फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू विवेक फॉर बीइंग विद अस। हम अपने दर्शकों को बधाई दे देते हैं 2080 के लिए। आप निवेश करें, जैसे कि क्षितिज ने बताया और रजत ने बताया कि बाजार से बाहर नहीं रहना है, निवेश करना है। करेक्शंस आए तो करेक्शंस में और ख़रीदना है, और लॉन्ग टर्म में आपकी स्टोरी जो है वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको ये बाजार देगा। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू।